we have talked about what are the what is the meaning of capital structure. In this lecture video, we'll be covering all the theories of capital structure. So let's get started. So guys, पहले हम बात करेंगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को गाइस अफेक्ट करती है, और लेकिन उस हम इसको इस सीक्वेंस में नहीं करते हैं जो इफेक्ट करती है या नहीं करती है गाइस। इसको पहले अपनी अपनी कॉपीज पर लिख लीजिए, थियरीज जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। दैट इज योर नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड जो इफेक्ट नहीं करती है उसे भी लिख लीजिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड मोदिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। लेकिन हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है, ठीक है, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरीज है उसका एक सीक्वेंस है, हमें इसे सीक्वेंस से याद करना है, वो इसके ऊपर नहीं है अफेक्ट करता है नहीं करता है। सो इसके सीक्वेंस में गाइस पहली आप जो थियरी याद करेंगे वो होगी नेट इनकम अप्रोच। तो अपनी अपनी कॉपीज में इसके सीक्वेंस वाइज लिखेंगे जैसे मैं आपको समझाऊंगी। सीक्वेंस क्या है? नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड नंबर पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड लास्ट में हमारी मोदिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच आती है। ये जो मैं सीक्वेंस करवाने जा रही हूँ वो कैसे है उसको भी समझेंगे गाइस। अब नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है ध्यान से समझना, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। सो नेट इनकम अप्रोच कहती है गाइस, देखिए सबसे पहले तो इसके आपको अजम्पशंस करनी है। आपको टोटल कैपिटल गिवन है एंड कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपका कॉमन रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, सो डेट और इक्विटी कांस्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अंडर फर्स्ट मेथड, अंडर योर फर्स्ट मेथड, लेट मी use the simple ये देखो अंडर फर्स्ट मेथड क्या होता है, ये आपका एक होता है, नीचे वाला होता है गाइस डेट, इसे हम बोलते हैं डेट। और ये जो ऊपर वाला होता है ना, ओके, ये इसे हम बोलते हैं इक्विटी। और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना वो ऐसे डाउनवर्ड जाती है। ये है हमारी फर्स्ट अप्रोच। तो कहते हैं डेट और इक्विटी कांस्टेंट है, तो सही बात तो कह रहे हैं। सो गाइस ये फर्स्ट हमारी अप्रोच होती है, ध्यान से देखना। दूसरी बात ये कहते हैं डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब डेट बहुत सस्ता है, तो ज्यादा से ज्यादा डेट लेने की कोशिश करो ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करे, गिरे, बहुत अच्छे लेवल से डिक्लाइन करे। ओके, सो ये फॉर्मूलाज वगैरह तो पेपर में नहीं आते हैं, दैट ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑल, ये नहीं आएंगे, इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता है। बट आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको करवा रही हूँ। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी से। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? डेट और इक्विटी कांस्टेंट रहेंगे आपके नेट इनकम अप्रोच में। तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करती है, बहुत उतनी ही कम होती रहेगी जितना ज्यादा हम डेट यूज करेंगे। सो ये लाइन कहती है द मोर वी विल यूज डेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गेट डिक्लाइन। जितना ज्यादा हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना ज्यादा हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्लाइन करना चाहते हैं उससे ज्यादा हमें उतना ही ज्यादा हमें डेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब ये डेट के प्रपोर्शन को इंक्रीज करने की सलाह देते हैं। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज द वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम। हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगी। और वो कब होगी? जब हमारा मैक्सिमम डेट होगा। तो मतलब डेट को मैक्सिमम लो ताकि आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए मैक्सिमम डेट लेना है। ओके, इसकी एप्लीकेशन ये जस्ट आपने रीड करने के लिए करना है, ये नहीं आता है। ओके, अब मैंने आपको ये फॉर्मूला, ये डायग्राम ऑलरेडी समझा दिया है। ये वाला जो है ये डेट है, देखेंगे ये जो है इक्विटी है। ऑब्वियसली डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेट छोटा है तो इसलिए इसको ये नीचे वाली लाइन में रखेंगे। ओके,
इक्विटी आपका थोड़ा सा ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स ऊपर ही होता है, याद रखना हमेशा तीनों जो आगे मैं डायग्राम्स करवाऊंगी उसमें ऐसा ही होगा। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो नीचे जा रही है ना ये लाइन, ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी। सो डेट सबसे नीचे लाइन में बनाएंगे, ये इक्विटी ये बनाएंगे और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्लाइन करेंगे। इसे गाइज ये से हम कहते हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर नेट इनकम अप्रोच। इसी की थियरी पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? जब हम वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको ही समझे और जो मैं वर्डिंग्स बोल रही हूँ उसको अपनी कॉपीज में पॉज करके चाहे करें लिखते जाए। ओके, सो इसका कंक्लूजन यही कहता है जितना ज्यादा हम डेट के प्रपोर्शन को इम्प्रूव करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी को फिर फायदा पहुंचाता है, इससे हमारी ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करती है। ओके, और हमें क्योंकि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड से कम होता है इंटरेस्ट, और ये हमें टैक्स का बेनिफिट भी देता है। आपको पता है डेट टैक्स का बेनिफिट देता है ना, इसलिए हमें भी इसमें भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो ये गाइज आपकी फर्स्ट अप्रोच है। उसके बाद आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये किसने दी है? ये गाइज दुरंद ने दी है, ठीक है। अब ये जो है प्रॉपरली ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच के। ये अप्रोच क्या कहती है आपको पता ही है, ये नीचे वाली में आता है, जो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रपोर्शन लगा लो डेट और इक्विटी का, चाहे आप 20-80 लगा लो, 50-50 लगा लो, 30-70 लगा लो। ये देखो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सी, ये देखे, जितना मर्जी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये तो हो गई वैसे कौन अफेक्ट करता है कौन नहीं करता। अब इसके बाद गाइज इसकी अजम्पशंस करेंगे। इसमें भी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा ही लेस होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, हम पहले भी कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, देखिए, एंड लेकिन अब क्या है गाइज, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड स्टेज है। जो पहली वाली स्टेज थी ना वो आपकी नेट इनकम अप्रोच थी। अभी जो सेकंड वाली स्टेज है ना ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। अभी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहना चाहती है, ध्यान से सुने। वो कहते जैसे जैसे डेट हम बाहर से ज्यादा लेने शुरू कर देते हैं ना, तो इक्विटी वालों का होल्ड कम होना शुरू हो जाता है। तो उनको क्या होता है, डर लगने लगता है कि यार ये तो डेट बढ़ाई जा रहे हैं, तो रिस्क उनको होने लगता है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो उसके कारण उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा बढ़ जाती हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हम जो हम अपना डेट है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ऑनर्स को तो खतरा होगा ना। ऑनर्स को होना इक्विटी शेयर होल्डर। तो इससे क्या होता है गाइज, इक्विटी वालों को खतरा होने लगता है। इससे क्या होता है आपका डेट, तो इक्विटी वालों की भाव बढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा हम इक्विटी को बढ़ाने लगते हैं। तो जहां पर अब हम पहले वाले केस में हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे डाउनवर्ड थी, वो फिर धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगती है, मतलब नीचे से ऊपर आने लगती है, थोड़ा सा बढ़ने लगती है। मतलब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले मिनिमम थी, अब इक्विटी वालों के भाव बढ़ने के कारण वो बढ़ने लगती है। ये एप्लीकेशन इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये नहीं आता है। अब हम सीधा जाएंगे इसकी डायग्राम जो आपको समझा रही हूं मैं। देखो, पहले आपने देखा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले वाले केस में ऐसे थी डाउनवर्ड। अब देखो ये यहां से डाउनवर्ड से यहां पर पहुंच गई है, जहां पर इक्विटी आपकी स्ट्रेट थी, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी है, तो वो स्ट्रेट से किधर चली गई, ऊपर, इक्विटी ऊपर चली गई है। तो क्या फर्क पड़ा इस वाली अप्रोच में और पिछले वाली अप्रोच में? मैं जो पिछली वाली है स्टेटमेंट उसको भी यहां पर आपको बनाकर दिखाती हूँ। ऐसी थी ना, आ, अरे यार, ये देखो गाइस, ये वाली जो लाइन है ये डेट वाली है, ये देखो ये डेट वाली लाइन, ये सेम रही है। ये जो अब इक्विटी पहले आपकी नीचे ऐसी थी, ये वाली थी इक्विटी, अब ये सॉरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अब स्ट्रेट लाइन हो गई है।
अब ये जो आपका पहले इक्विटी ऐसे स्ट्रेट थी, अब वो बढ़ गई है, तो ये वाला चेंज आया, ये वाला चेंज आया, ये किसके कारण आया? एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के कारण इक्विटी वालों की। आई होप गाइज यू आर क्लियर विद द सेकेंड स्टेज एज वेल। अब हम चलेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है गाइज? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू स्टेजेस, कहते हैं नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो पूरी एक दूसरे से उल्टी थी, है ना? पूरे कैसी थी वो अप्रोच? ऑपोजिट थी। और आपको ट्रेडिशनल अप्रोच आपको वो कहती है कि फर्क पड़ता है कि क्या हम ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं डेट और इक्विटी की, यहाँ पर भी लेस देन है एंड ऑल। और अब यहाँ पर गाइस क्या होने लगा है, और ज्यादा इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है क्योंकि डेट और बढ़ गया है, तो इसके कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी बढ़ जाती है और डेट भी बढ़ जाता है। इसको आपने, अब हम देखो ये थर्ड स्टेज, अब ये जो इन्होंने तीनों स्टेजेस को क्या कर दिया, इकट्ठे कर दिया। अब गाइस इन्होंने थर्ड स्टेज को ये ट्रेडिशनल अप्रोच में मतलब अलग से डायग्राम नहीं बनाई। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने जो पहली स्टेज करी थी वो कौन सी थी आपकी? नेट इनकम अप्रोच, है ना? तो वो जो फर्स्ट स्टेज है गाइज वो ये वाली है, ये नेट ऑपरेटिंग, है ना, जिसमें आपका ये डेट था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डाउनवर्ड थी, और आपका स्ट्रेट में थी हमारा स्ट्रेट में थी ये हमारा इक्विटी। अब जब आप नेक्स्ट पे गए सेकंड स्टेज, ये वाली, ये नेट ऑपरेटिंग वाली है। अब नेट ऑपरेटिंग वाले में क्या हुआ था? ये भी थोड़ा सा स्ट्रेट होने लगा था और ये भी ऊपर चला गया था। थर्ड स्टेज ये है गाइज आपकी थर्ड स्टेज, और इसमें इन्होंने तीनों का कॉम्बिनेशन बताया। अब ये जो थर्ड स्टेज है इसमें तीनों चीजें ऊपर आ जाती है, तीनों बढ़ने लगती हैं। सो गाइज ये है तीनों का कॉम्बिनेशन। हमारा जो तीन स्टेजेस होती है, मैंने आपको बोला था ना इसको स्टेज वाइज करना है गाइज। अब ये जो स्टेज वाइज है ना, इसको हमें हर एक का इफेक्ट इन्होंने स्टेज वाइज यहाँ पर बताया है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। सो इसे आप भी लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। पहली स्टेज में दैट इज नेट, ये हमारी है नेट इनकम में हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट होता है, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करता है, दैट इज नेट इनकम अप्रोच में। सेकेंड, उसके बाद गाइज हमारे पास आती है सेकेंड स्टेज। ये सेकेंड स्टेज आप देखेंगे ये वाला, डेट तो कांस्टेंट होता है, याद है ना, डेट को स्ट्रेट लाइन थी, इक्विटी आपकी बढ़ जाती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ऊपर डिक्लाइन थी वो कांस्टेंट हो जाती है। थर्ड स्टेज देखो, जो हमने ये ट्रेडिशनल अप्रोच लास्ट में करा, बढ़ तो सब जाते हैं, ये ग्रेजुअली बढ़ता है डेट, मतलब धीरे धीरे। इक्विटी फास्टर रेट पर बढ़ता है क्योंकि वो पहले ही बढ़ा हुआ था, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ने लगता है। सो ये गाइस इन तीनों में से किसी का भी, ये जो मैंने 9 वर्ड्स आपको लिखवाए हैं, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट डिक्लाइन, कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट एक ग्रेजुअली इंक्रीज, इंक्रीजिंग एंड फास्टर रेट इंक्रीज, ये 9 के 9 वर्ड्स आपको याद करने हैं। ओके, सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। ये हमारी अप्रोचेज हैं तीनों की तीनों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद गाइज आता है हमारे पास मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये प्रेजेंटेशन दिया गया मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच 1958 में। इन्होंने भी लीवरेज कॉस्ट दैट इज डेट का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ कंपेयर करके शो करा है। लेकिन गाइज याद रखना, जो हमारा मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच है इसकी अजम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गाइज इसकी अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी लिखना है, लिख लीजिए। सो कहते हैं डेट जो है वो इक्विटी से कम होता है, ये तो हमें पता ही है। डेट कांस्टेंट होता है, ये भी हमने अजम्पशन शुरू से करते आ रहे हैं। कहते हैं परफेक्ट मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल आपकी परफेक्ट है, मतलब सबको कंप्लीट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन सबको पता है, इन्वेस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन पता है, आराम से वो लेंड कर सकते हैं चीजें। कांस्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी आपकी क्या है, कांस्टेंट है।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये गाइस ध्यान से अजम्पशन देखना, कहते हैं पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब पर्सनल लीवरेज क्या होता है? पर्सनल लीवरेज का मतलब है मैं अकेले जा रही हूँ उधार लेने। आप मुझे बताओ, मैं अकेले उधार लेने जा रही हूँ या फिर मैं अनअकैडमी की एडुकेटर हूँ, अनअकैडमी को रिप्रेजेंट करते हुए उधार लेने जा रही हूँ, तो मेरे को कितनी लोन ज्यादा जल्दी कहाँ पर मिलेगा? ऑफकोर्स कॉर्पोरेट लीवरेज में मिलेगा। बट ये कह रहे हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सो गाइज, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच दैट इज एमएम अप्रोच का सबसे पहले हम ये अजम्पशन करेंगे दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बाद में इसी को क्रिटिसाइज करेंगे कि एक्चुअल में तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते नहीं है। उसके बाद इन्होंने रिस्क क्लासिफिकेशन बोला। इन्होंने बोला रिस्क जो है होमोजीनियस है, सब एक जैसा है, लेकिन ये भी एक्चुअल में नहीं होता, रिस्क भी अलग अलग तरीके का होता है। उसके बाद कहते हैं इंक्रीजिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये भी सच ही बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी इंक्रीज कर जाती है ना। नो टैक्सेस, अगर देखो ये बोल रहे हैं टैक्सेस नहीं होते, लेकिन हम आगे चढ़ के पढ़ेंगे कि टैक्सेस होते हैं। बट अगर पेपर में आ जाए अजम्पशन ऑफ मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच की टैक्सेस नहीं होते हैं, तो आंसर यस होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, कहते हैं ऑब्वियसली कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इसमें लेते हैं, डेट इक्विटी मिक्स लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये इतना ही हमने करना है इसका। देखो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, अभी हमने बोला ना नो टैक्सेस, तो एब्सेंस ऑफ टैक्स, याद रखना जब टैक्सेस ही नहीं है तो आपकी लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म एक जैसी है। यह है लीवर्ड फर्म, यह है अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड मतलब जो डेट वाली है, डेट को हम लीवर्ड फर्म कहते हैं और अनलीवर्ड फर्म को हम इक्विटी कहते हैं। सो जब आपके टैक्सेस नहीं है तो दोनों इक्वली हो गए ना, क्योंकि टैक्स वाले कौन से होते हैं? डेट होते हैं। गाइस इसमें आपको क्या करना है, ये कभी आए नहीं है बट फिर भी आप इसे लिख लें, इस फॉर्मूला को अपनी अपनी कॉपीज पर लिख लें। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है KO, और इन सबका ये आपको PDF में मिल जाएगा। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला गया है, इसको या ये डिविडेंड बोला गया है। ये S है कि इंटरेस्ट मिल रहा है, ये डिविडेंड है, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है, इसको इंटरेस्ट मिलता है। सो ये हमारा टोटल है, ये सारा आपको PDF में अवेलेबल है, बाद में जब रीड करेंगे तो उसको चेक कर लेना। ओके, फॉर्मूला आता नहीं है, सो लाइक दैट। आर्बिट्रेज प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है? देखिए, कहते हैं मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू ऑफ डिफरेंट फर्म इन द रिस्क क्लासेस, कहते कोई फर्क नहीं होता मार्केट वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स की अगर उनका सेम रिस्क क्लास हो। ओके, तो कहते हैं इनकी सेम अर्निंग्स होंगी, चाहे आप एक क्लास के हो चाहे दूसरी क्लास के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर आपको ये लाइन याद रखनी है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस कहता है सेम रिस्क, सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सेम मार्केट वैल्यू। ये तीन लाइंस आपको इक्वल में याद करनी है गाइस, कर लेना। उसके बाद मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच का क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कहते हैं नो सब्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लीवरेज। मैंने अनअकैडमी की एग्जांपल देकर कि मुझे लोन मिलेगा कि अनअकैडमी को मिलेगा, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको कि रेट्स दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इनका ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। पर्सनल गियरिंग वर्सेस कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गियरिंग को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनकन्वीनियंस, कहते हैं पर्सनल लोन लेते हुए हमें इनकन्वीनियंस तो होती ही होती है। उसके बाद हमने बोला ट्रांजेक्शन कॉस्ट या टैक्सेस नहीं होते हैं, बट ये भी गलत है, ये भी इसका लिमिटेशन जो है वो रॉन्ग है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये है कि पर्सनल इन्वेस्टर के मुकाबले कोई आप अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई आपकी फर्म है, तो उसको ज्यादा अच्छे से मिलेगा लोन। कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसा इम्पॉसिबल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। टैक्सेस, कहते हैं टैक्सेस नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन ये गलत है। अब हम वो केस कर रहे हैं जब टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने कब बताया कि टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं? ये इन्होंने बताया 1963 में। तो ये भी लिखेंगे कि 1963 में इन्होंने बताया कि टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जब टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी जो लीवर्ड फर्म्स हैं वो ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने टैक्स ऐड कर लिया। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ये अनलीवर्ड फर्म है, ये लीवर्ड फर्म है। सो लीवर्ड फर्म ऊपर चली जाती है क्योंकि अब हमने टैक्स पे करा है, तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई है। ओके,
उसके बाद गाइस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब है जब आपकी फर्म जो है डेट को पे करने के ना कामयाब होती है, ना काबिल हो जाती है, तो तब ये अराइज करता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है गाइस, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म कौन सी है, इक्विटी, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, आप टैक्स की वैल्यू को ऐड करें, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जितना आपने पे नहीं कर पा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। सो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। लीवर्ड कौन, जो डेट वाली है फर्म। ओके, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का आपको फॉर्मूला करना है। ये डायग्राम तो आपको चलो आएगी नहीं, फिर भी आपको दिखा रही हूँ, एक बार देख लीजिए। इसके बढ़ने के कारण फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है। सो गाइज ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको वर्किंग कैपिटल करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।